हेलो एंड वेलकम वन एंड ऑल। मैं उमर आप सभी का वेलकम करता हूं बीसीएन न्यूज चैनल में। और आज मेरे साथ है शिखा पिपलेवाल। मैं आपकी अगर स्टोरी बताने शुरू करूं तो शायद बहुत वक्त लग जाएगा, क्योंकि क्लास 1 ऑफिसर भी है, ब्यूटी पेजेंट्स भी जीता हुआ है, फैशन शो भी ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और मैंने सुना इलेक्शन में भी आपने बहुत काम किया हुआ है। मतलब आज मैं जिनके साथ बैठा हूं, मैं बड़ा ही गर्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आज मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने में मिलेगा और जानने में मिलेगा। सबसे पहले जानना चाहूंगा कि लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज होती है। मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आना पसंद करता हूं। तो ऐसा होता है कि बहुत सारे रूल्स होते हैं कि लड़का लड़की डिस्टेंस मेंटेन करो, ऑफिस में कल्चर मेंटेन किया जाए, अच्छा रखा जाए। ऐसा क्या रियल लाइफ में होता है? क्या लड़कियों को भी, गर्ल्स को भी, वुमेन्स को भी उतनी ही इज्जत दी जाती है जितने लड़कों को दी जाती है? अब ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि इन पॉलिसी एंड ऑन पेपर ये जो दो चीजें होती हैं वो बहुत सारी चीजें हैं, बट देन उसको ग्राउंड लेवल तक पर्कुलेट होते तक के एक चीज होती है, पॉलिसी बनेगी, देन उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। कई बार नीचे जरूरत महसूस होती है, देन पॉलिसीज बनती है, बट देन वो पर्कुलेशन के लिए एंड सोशल माइंडसेट चेंज होने के लिए, समाज में परिवर्तन आने के लिए समय लगता है। और एक जो बाहर का इंसान बात करेगा इस बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में, या जब एक महिला खुद बात करेगी, वो तो बहुत अलग चीजें होती है। और मुझे लगता है कि बहुत कम महिलाएं या लड़कियां खुलकर इस विषय पे बोलना चाहती है, या बोल सकती है, या बोल पाती है। वो बहुत बड़ी बात है। शिखा, मैं जानना चाहता हूँ कि रियलिटी में भी ऐसा होता है कि जितना हमने अत्याचार फिल्मों में देखा है, जितना दिखाया जाता है एक लड़की को बड़ा मासूम, आपने कभी ऐसा महसूस किया अपनी ड्यूटी पर कि यार गलत हो रहा है, मैं लड़की हूं तो इसलिए मेरे को थोड़ा कॉर्नर किया गया है, या मेरे साथ थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पर? वो यदि हम देखें तो कहीं पे भी मुझे लगता है कि 100% तो अभी भी जेंडर इक्वालिटी जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बताया जाता होना चाहिए, वो नहीं है। तो वो कॉर्पोरेट हो या गवर्नमेंट हो या कोई भी प्राइवेट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट कोई भी जगह हो, क्योंकि हमने बात की सोशल माइंडसेट की, पॉलिसीज है, नियम कानून है, आप केसेस कर सकते हैं, ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ तो कंप्लेंट कर सकते हैं, बट वो माइंडसेट अभी भी नहीं चेंज हुआ है। तो जो बदलाव की आवश्यकता है वो यहाँ है, और वो शुरुआत होती है घर से, इक्वालिटी की। तो जो इज्जत मिलनी चाहिए महिलाओं को, वो कब, कहां से कब मिलेगी? जब घर पर मिलना शुरू होगा। घर में बहनों को इज्जत मिलना शुरू हो जाए, माओ को इज्जत मिलना शुरू हो जाए, तो शायद ये बदलाव समाज में आना शुरू हो जाए। एक लड़की के लिए कितना टफ है यार कि आपको ब्यूटी पेजेंट भी जीते हुए हो, आप फैशन शो ऑर्गेनाइज किया हुआ, क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हो। ये स्ट्रगल जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने धीरे धीरे हासिल किया, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं आपके पास जो आपने अचीव की है। मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे आपने शुरू किया, कहाँ तक पहुंचे, कहाँ रुकावट आई है, कैसा स्ट्रगल, क्या क्या फेस किया है, और कैसे आपने ये जीत हासिल की? जी, यदि मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूं, तो 10th की मैं महाराष्ट्र बोर्ड की टॉपर रही हूँ गर्ल्स में। मैं उस टाइम पे गोंदिया में थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि 1 मार्क से मेरा सेकंड हो गया। मुझे लगता था कि मैं यदि बाहर पढ़ती तो शायद मैं और फर्स्ट आ जाती, उतना मुझे था। तो उसके बाद मैंने कहा कि मुझे गोंदिया नहीं पढ़ना है, मैं नागपुर शिफ्ट हुई। 10-15 साल मैं अपने घर से बाहर रही हूँ, पूरा दिल्ली, नांदेड़, नागपुर, पढ़ाई के लिए एंड जॉब के लिए। एंड देन उस दौरान मैंने VNIT जो यहाँ का टॉप कॉलेज है, IIT दिया, JEE दिया, गेट, बीट, सेट सब कुछ किया, बट दूर इसलिए नहीं गई क्योंकि आप समझ रहे हैं, बहुत समय पे घर से बाहर निकलकर पढ़ना बहुत बड़ी बात थी। उसके लिए भी मेहनत लगती है। देन मैंने जो जॉब, ये MPSC का डायरेक्ट गवर्नमेंट क्लास 1 ऑफिसर बनी। मैंने MPSC का इंटरव्यू भी दिया हुआ है एंड थ्रू टॉपर रही। LLB किया मैंने, BTech सिविल, MTech एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। ये सब तभी कर पाई मैं कि एक जिद थी कि कुछ करना है। और वो मुझे पहले से ऐसा लगता था कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए, पैसे से ज्यादा ये जो काम है, या जो बाहर पब्लिक लाइफ में जो मैं निकली या जो मैंने काम किया अलॉन्ग विद प्रोफेशन, रिस्पेक्ट जो था वो बहुत बड़ा रीजन था। जो हमने गोंदिया जैसे छोटे जगह पे देखा था कि ट्रेडिशनल माइंडसेट्स कैसे होते हैं, पेट्रियार्कल सोसाइटीज होती है, मतलब यहाँ पे मेजॉरिटी आप लोगों की है, बट देन सभी वैसे नहीं होते हैं। जो एक्सेप्टेंस है वो दोनों साइड से आना जरूरी है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ये कंप्लेन नहीं है, और ये जो माइंडसेट है वो समय लगेगा। मैं सिर्फ चाहती हूँ वो कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए सबकी तरफ से।
कि हर इंसान, जब हम जॉब पे भी काम करते हैं तो भले जेंडर इक्वालिटी के बेसिस पे, या मैं तो हूँ वुमन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन था, बट मैं थ्रू आउट मेरा लाइफ ना मैंने कोई कास्ट रिजर्वेशन लिया है, ना ही मैंने कोई वुमन रिजर्वेशन लिया है। इवन इन एमपीएससी आई एम द टॉपर। यस। सो गवर्नमेंट जब हम बात करते हैं तो ये होता है, जैसे आपने बताया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है वो महिला पुरुष आदमी औरत उस हिसाब से दी जाती है। ये ज्यादा देखने के मतलब ज्यादा हमें मिल जाए काम, उसके लिए ये इनडायरेक्टली शो किया जाता है कि सामने वाला इज इनकेपेबल। तो जो बंदा बचपन से लेके आज तक कर सकता है वो वहां नहीं कर सकता है, वो जो बाकी जगह काम कर सकता है तो वहां नहीं कर सकता है। तो ये जो पोर्ट्रे किया जाता है कि गलत तरीके से, तो उसके लिए बस जरूरत है सभी को कि आंखें खुली रखें, सच्चाई को देखा जाए। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आपका स्टडिंग पीरियड था, आपने सब किया, ब्यूटी पेजेंट आपने क्यों चूज किया? आप पढ़ाई में इतनी टॉपर हो, yes. आप कंटिन्यू ग्रो कर रहे थे, आप सब कुछ हासिल कर रहे थे, ब्यूटी पेजेंट में ख्याल ही नहीं आता है, नहीं आता यहाँ कैसे चले? फाइनली मैं जब गोंदिया से मेरा ट्रांसफर हुआ, नागपुर से ट्रांसफर हुआ गोंदिया में, तो तब तक की तो एडमिनिस्ट्रेशन में ही थी मैं। एंड देन आफ्टर उसके बाद ये होता था कि यहाँ पर मेरे पास इतना सारा काम था, बहुत सारा काम था, तो यहाँ के काम के कंपैरिजन में वहाँ पे बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो मेरे पास समय होता था। और गोंदिया में आप वीकेंड्स को क्या करेंगे ना, आप समझ रहे हो, ज्यादा तो नहीं, बार बार तो नहीं कहीं बाहर जा सकते। तो फिर धीरे धीरे शौक तो था पहले से, बट धीरे धीरे मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो डिफरेंस मैंने देखा, मैं जब पूरा 10-15 साल पूरे देश भर घूमकर आई, देन जब मैंने गोंदिया से अपने आसपास की जगहों से कंपेयर किया ग्राउंड लोकेलिटीज एंड गांवों से, तो क्या डिफरेंस दिखा। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल में काम कितना होना चाहिए, तो मैं सोशल एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी मैंने काम करना शुरू किया। उस टाइम पे कोरोना भी था, तो थोड़ा और ज्यादा समय होता था ऑनलाइन होने की वजह से चीजें। देन मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करने के बाद एक ऐसा मुझे MIQN करके शो मिला, जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट का शो है बोल के मुझे पोर्ट्रे किया गया था। एंड देन आफ्टर दैट वो हुआ मेरा, उसमें मैं फर्स्ट रनर थी। तो मुझे लगा कि ये तो दिस इज मोर लाइक अ ब्यूटी पेजेंट। तो मुझे उसमें विदाउट प्रिपरेशन बाकी राउंड्स अटेंड, जब यहाँ तक आ सकती हूँ तो मैं तो और आगे जा सकती हूँ। देन मुझे उसके बाद एक दुबई से कॉल आया, दुबई के लिए कॉल आया, माइलस्टोन मिस इंडिया इंटरनेशनल, वो ऑल इंडिया लेवल का था। एंड देन मैंने उसके लिए 7-8 महीने प्रिपरेशन किया, एंड उसमें मैं फर्स्ट थी, माइलस्टोन मिस इंडिया इंटरनेशनल, दैट क्राउन मैंने जीता। एंड वहां से मुझे डायरेक्ट एंट्री मिली कि ग्लोबल इंटरनेशनल, माइलस्टोन मिस इंडिया ग्लोबल इंटरनेशनल। तो सेम ईयर इन जनवरी इट वाज इंडिया इंटरनेशनल, एंड इन अक्टूबर इट वाज ग्लोबल इंटरनेशनल। सो वो वहां पर मैं वहां का भी मैंने क्राउन जीता, वहां पे आई गेस फर्स्ट रनर अप थी। बट देन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं टॉप 3 में थी, एंड ग्लोबल लेवल पे कर पाई जो भी रिप्रेजेंट, ये बाकी चीजों के साथ साथ। बहुत ही प्यारा। मैंने देखा है कि ये जर्नी के वक्त ऐसा कई बार ऐसा वक्त क्या होगा जो आपने लो फील किया होगा, या आपने सोचा होगा कि यार ये जर्नी मेरे लिए नहीं बनी, शायद वो ब्यूटी पेजेंट वाली और पढ़ाई वाली। कई बार ऐसा होता है कि इंसान टूट जाता है अपने स्ट्रगल पीरियड में और छोड़ने की कोशिश करता है। तो आपको क्या चीज बहुत मोटिवेट रखती थी या आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती थी? मुझे ऐसे लगता था कि मैं इतनी हिम्मत करके 13-14 साल की उम्र में घर से बाहर निकली थी, और मुझे था जब शुरुआत की तो इतनी जल्दी तो हार नहीं मान सकते हैं, अभी तो पूरी लाइफ पड़ी है, और वो कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, और वो मोटिवेशन जो है अंदर का मोटिवेशन जब तक कायम नहीं रहेगा आगे बढ़ने का, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, बाकी मेरे जैसी जितनी लड़कियां हैं, या जो लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग सही में बहुत लाइफ में बड़े सपने देखते हैं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता है हार मानने का। क्या बात है मैम, ये माइंड सोल ऐसी चीजें भी होती है जहां हम सोचते हैं कि यार कैसे एकाग्रित रहे, कैसे कॉन्सेंट्रेट करे, एक ही चीज को पाने के लिए पूरी मेहनत करे। तो कैसे किया अपनी जर्नी को? ये सब कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ की बात हो गई। तो इसमें जैसे कि आपने कहा कि उतार चढ़ाव आते हैं, एंड देन आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, एंड आगे बढ़ना तो कैसे मोटिवेशन मेंटेन करना है। तो एक समय के बाद जब हम बॉडी लेवल पे जब हम हार मान जाते हैं, तो हमको ताकत वो सोल देती है, वो सोल की ताकत देती है, हमको ताकत आती है सोल से। तो दैट माइंड बॉडी एंड सोल हीलिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बहुत फॉलो करती हूँ। माइंड
सबसे पहले मेडिटेशन, आप जो प्रकार का मेडिटेशन करना चाहे, मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन करती हूँ। ओके तो अपना अपना चॉइसेस है, उसमें मैं नहीं कहना चाहूंगी। देन बॉडी अगेन फॉर द एक्सरसाइजेस यू कैन चूज एनीथिंग, आप जो भी चूज करना चाहें। एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड इंक्लूड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। दैट मीन्स कि आपका प्राणिक, जो प्राण बोलते हैं ना, दैट मीन्स ऑक्सीजन जब जाएगा तब आपको इन आपके शरीर में वो ताकत बनी रहेगी, वो प्राणिक हीलिंग की। दिस वाज बॉडी एंड सोल के लिए होते हैं जो सोल राउंड्स, पास्ट लाइफ, कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। पास्ट लाइफ चीजें होती है, फ्यूचर होता है, काफी कुछ होता है। तो उसमें कुछ स्पिरिचुअल मोडालिटीज मैंने सीखी। एंड उसमें था एक, हम कह सकते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड का हो गया, इन चाइल्ड हीलिंग्स हो गई, देन ग्राउंडिंग्स हो गई, एंड बहुत सारी चीजें मैंने खुद भी किया। कि जब इतना आप लाइफ में स्ट्रगल करते हैं एंड इतना जब आपको आगे बढ़ना पड़ता है, तो आप इस जन्म में भी बहुत सारी चीजें फेस करते हैं, देखते हैं। एंड आपको टू कीप कंटिन्यूइंग, आपको वो ट्रॉमास, वो जो वाउंड्स है, वो सब हटाते हुए आगे बढ़ते जाना पड़ता है। तो दैट इज माइंड बॉडी एंड सोल हीलिंग। एंड वो मेरे मम्मी ने स्टार्ट किया स्पार्क स्पेक्टर स्टूडियो के नाम से। हमने 3 फैशन शोज, 3 ब्यूटी पेजेंट्स लेटर आफ्टर बिगिनिंग इन दुबई। मम्मी इज फाउंडर, उन्होंने स्पार्क स्पेक्ट्रा बोल के 3 फैशन शोज दिए। वी हैव कॉल्ड फ्यू सेलिब्रिटीज आल्सो देयर। एंड वहां पर काफी भंडारा एंड गोंदिया, नागपुर वाज ड्यू, बट इलेक्शंस के कारण वो नहीं हो पाया। करेंगे, जल्दी करेंगे। सो दैट वाज फैशन शो जो हमने कंडक्ट करवाए थे। एंड उसके साथ ही देन फर्स्ट सीजन हमने वहीं पे लिया, इन दैट स्टूडियो। सो दिस वाज माइंड बॉडी एंड सोल हीलिंग। वो स्टूडियो में अभी भी कंटिन्यू करवाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल। आपकी जर्नी सुन के मैं बहुत इंस्पायर हो गया। मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक देख रहे होंगे वो डेफिनेटली इंस्पायर हो जाएंगे आज। और जो आपने मेडिटेशन के बारे में बताया, सोल के बारे में बताया, बहुत जरूरी है आज की जनरेशन के लिए, क्योंकि इंसान आजकल हर छोटी बात में नाराज हो जाता है, फॉलोअर्स के लिए नाराज हो जाता है, लाइक्स और कमेंट नहीं आए तो उस बात के लिए नाराज हो जाता है। तो आजकल की जनरेशन जो उसका हम बहुत फास्ट जनरेशन कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पा रही है, क्योंकि वो अटकी पड़ी है इंस्टाग्राम और फेसबुक के लाइक्स और कमेंट में। आज आपकी जनरेशन सुनकर शायद उन सबको एहसास होगा कि घर से बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मंजिल मिलेगी और तभी हम ऐसी पोजीशन में पहुंच पाएंगे जहां हम लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। जाते जाते आप हिंदुस्तान के व्यूअर्स से क्या कहना चाहोगे? मैं बस यही कहूंगी कि जैसे आपको बताया, स्पेशली यूथ को, कि सोशल मीडिया से बाहर निकल के आपको काम करना पड़ेगा लाइफ में। जब सही में आपको कुछ अचीव करना है तो हर चीज इतना आसानी से नहीं मिलती। डिजिटल वर्ल्ड हो जाने के बावजूद भी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसके लिए ऑप्शन नहीं है। कितना भी ऑनलाइन रह लो, लेकिन जिंदगी खूबसूरत ऑफलाइन ही लगती है। कभी एक बार ऑफलाइन भी घूम ले। मेरा नाम है मान गंगानी और आप देख रहे हो इन BCN न्यूज़, सच दिखाए बिना छुपाए।